ये महिला, किसान और यूथ पर फोकस्ड बजट है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गई हैं। हमारे साथ अनु बजाज हैं जो शिक्षाविद हैं, साथ ही साथ मीनू अग्रवाल टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। मीनू जी, जो इस बजट में महिलाओं के लिए बात की गई है, ये बताइए क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लग रहा है वाकई महिलाओं को लेकर घोषणा की गई है और उससे महिलाओं को फायदा होगा? आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो बजट आया है वो विदाउट एनी डाउट, बिना किसी शक के, वाकई में महिलाओं के लिए एक बड़ा बेनिफिट साबित होगा। महिलाओं के लिए एक मैटरनल लीव और बाकी पदार्थों में जो महिलाओं को देखेंगे कि हर फील्ड में, हर सेक्टर में वो आगे बढ़ेंगी और उसके लिए एक बजट दिया गया है। मीनू जी, इस बजट से देखिए महिलाओं को बहुत सारी उम्मीदें थी। ये माना जा रहा था कि सबसे अहम चीज़ है कि जब महिला की बात आती है तो किचन की बात आती है, तो किचन में बहुत सारी उम्मीदें थी। हालांकि सिलेंडर के दाम करके कुछ सिलेंडर और अगर कहें तो किचन का बजट बैलेंस करने की कोशिश की गई है, लेकिन आपको लगता है कि जितनी उम्मीदें थी उस हद तक वित्त मंत्री जो है उन उम्मीदों को पूरा कर पाई हैं? उम्मीदें तो हर किसी से होती है, बट सारी उम्मीदें पे खरा उतरना एक ही बार में पॉसिबल नहीं होता है। बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री ने बहुत हद तक हम लोगों की महिलाओं के लिए एक बेनिफिट दिया है। इस खास तौर पर जो ग्रामीण इलाकों से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है इसमें। अनु बजाज, क्या आपको शिक्षा से लेकर महिलाओं के लिए कोई किरण इस बजट में नजर आ रही है? देखिए, जब से ये कोविड जैसी महामारी ने देश में अपना जाल फैलाया है और इतनी मुसीबतों का सामना हर एक आदमी ने इस काल में किया है, इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो स्टडीज़, ऑनलाइन स्टडीज़ जो चल रही हैं, उससे हर बच्चा 2-2, 3-3 साल पीछे हो गया है एजुकेशन सिस्टम में। एजुकेशन सिस्टम को तो मानो जैसे कि उसका एक रूपरेखा, हर चीज़ बदल चुकी है। बच्चे पिछड़ चुके हैं, पेरेंट्स, अभिभावक बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इस चीज़ को लेके हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने जो डिसीजंस दिए हैं, जो बजट लाई हैं एजुकेशन को लेके, जैसे इन्होंने बताया कि अभी तक 12 चैनल्स हमारे एजुकेशन सिस्टम में थे, चैनल्स के थ्रू स्टडीज़ जो कराई जा रही थी उसको बदल के इन्होंने 200 चैनल्स, जो कि क्षेत्रीय लैंग्वेज में भी चैनल्स एजुकेट करेंगे बच्चों को, तो ये बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने इतना अच्छा बजट में ये चीज़ डाली है एजुकेशन को लेके, क्योंकि ये समय की मांग थी। ऑनलाइन एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स रहे हैं जिसको ठीक करना बहुत ज़रूरी था। हर पेरेंट्स और अभिभावक, बच्चे, सब लोग यही फेस कर रहे थे कि हम एजुकेशन कैसे प्रॉपरली ले। कई बच्चे स्कूल्स छोड़ चुके हैं बिकॉज़ वो ऑनलाइन नहीं टेक्निकली समझ पा रहे हैं चीज़ों को। फीसिस की वजह से कई बच्चे अपने स्कूल्स को शिफ्ट कर चुके हैं और कई बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्ली एजुकेशनल चैनल 12 से बढ़ाकर आप कह रही 200 किए गए, जिनका फायदा जरूर लोगों को, छात्रों को मिलेगा। प्रियंका राणा राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ी हैं। इसके अलावा मुंबई से न्यूज इंडिया संवाददाता प्रेमलता हमारे साथ है और लखनऊ से रागिनी हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रियंका राणा, ये बताइए, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर क्या इस बजट को आप एक दूरदर्शी बजट और एक राजनीतिक बजट भी देखती हैं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हैं जिनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश है? दूरदर्शी कहा जा सकता है, लेकिन अभी हमें इंस्टेंट रिलीफ की बहुत आवश्यकता थी। अगर आप देखें तो पूरा देश जो है वो कोरोना महामारी से जूझ रहा था और पिछले 1 साल से किस तरह से किसान आंदोलन कर रहे थे और उनको बहुत उम्मीदें थी। जो युवा की नजर इस बजट पर थी कि किस तरह से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, वो किस तरह से आगे अपनी गुजर बसर कर पाएंगे और किस तरह से वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें थी, रेलवेज थे, आपके राजमार्ग थे और बहुत सारे पावर सेक्टर्स थे जहां पर सरकार को पैसा देना था। तो लेकिन अभी मैंने देखा है कि जितना मुझे समझ में आया है, ज्यादा मैं अभी डिटेल में नहीं पढ़ पाई हूँ, तो बहुत निराशाजनक है, क्योंकि किसानों के लिए सिर्फ आपने मशीन और टूल्स पे जो रिबेट दिया है, उसके बाद ना फर्टिलाइजर पे जो आप सब्सिडी देते थे उसके ऊपर आपने कोई रिबेट एक्स्ट्रा बढ़ाया है। जो किसान क्रेडिट कार्ड था उसकी कोई आपने लिमिट ज्यादा नहीं बढ़ाई है।
जो आपकी ग्रामीण योजनाएं होती है, जो आपकी निधि होती है, उसमें योगदान देना सरकार को बहुत जरूरी था, लेकिन वो भी ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया है। हर एक चीज महंगी है आज, फर्टिलाइजर महंगा है, पेट्रोल डीजल महंगा है, बिजली महंगी है, तो किसान वैसे ही मर रहा है। पुरानी जो मांगे थी, अभी सिर्फ बिल वापस हुआ था, लेकिन उसमें जो उम्मीदें थी कि इस बार शायद यूपी का इलेक्शन देखते हुए सरकार कुछ रिलीफ देगी, क्योंकि किसान पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है। किसान के लिए ऐसा कुछ भी दूरदर्शी भी देखा जाए तो ऐसा कुछ खास मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं की भी आप देख लीजिए महंगाई किस तरह से, हर घर का इस टाइम जो बजट है वो बिगड़ चुका है, किचन का बजट बिगड़ चुका है। तो महंगाई के लिए सरकार ने, आपने जो आम नागरिक है, जो आपके टैक्स पेयर हैं, उनको किसी भी टैक्स में रिबेट नहीं दी है। तो आप जब टैक्स में रिबेट नहीं देंगे। प्रियंका जी आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ संवाददाता प्रेमलता बनी हुई है मुंबई से। प्रेमलता, बजट देखिए अब सामने आ चुका है, वित्त मंत्री का पिटारा खुल चुका है, आप मुंबई में हैं और आर्थिक राजधानी में इस बजट को लेकर जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें कितनी पूरी हुई? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो है बजट का इंतजार लोगों को हमेशा से रहा है, उन्होंने ये सोचा था कि इस बार जब बजट आएगा तो कोविड के बाद कहीं ना कहीं हर एक सेक्टर को जो है यहाँ पर राहत की खबर मिलेगी, लेकिन ऐसी कोई भी चीजें जो है आम जनता तक जाने वाली अब तक नजर नहीं आई है। लोगों में काफी नाराजगी भी देखने के लिए मिल रही है। हमारे साथ कुछ गृहिणी और बिजनेस वुमेन भी हैं जो लगातार इस बजट से काफी उम्मीदें जता रही थी कि अगर ये बजट आएगा तो उन्हें कहीं ना कहीं चीजों में राहत मिलेगी, लेकिन अब तक इस तरीके की कोई राहत उनमें देखने को नहीं मिला है। हम उनसे ही डायरेक्ट आपको रूबरू कराएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि जिस बजट जो है इस बार आया है 2022 और 23 को लेकर, वो कितने खुश हैं और या ना खुश नजर आ रहे हैं। शरण्या जी, क्या तरीके से लगातार देखा जा रहा था कि बजट को लेकर आप लोग कई उम्मीदें जता रहे थे, जो बिजनेस वुमेन है वो भी काफी उम्मीदें जताई थी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से छूट मिलेगी, लेकिन ये छूट आप लोगों को कहीं मिली है? नहीं, ऐसा तो मेजर कुछ चेंजेस तो है नहीं फिलहाल इसमें। जितना हम जितना भी है सामने तो कुछ नहीं, सब जैसे प्राइस बढ़ा है बढ़ा ही है, कोई टैक्स में भी ज्यादा कुछ वेवर्स है नहीं, खाली 15% किए है। अब ये लोग कैसे ये करते हैं वो हम लोग को पता नहीं। जो हमारे सप्लायर्स हो गए, बिजनेस के तौर पे सप्लायर्स हो गए, वो कैसे उनको देने वाले हैं या वही ये करने वाले हैं। चलिए, आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है हमारे पास। लखनऊ हम चलेंगे, हमारे साथ रागिनी लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। रागिनी, लखनऊ के लोगों का क्या कहना है? उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, वहां के लोग क्या उम्मीद कर रहे थे? क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है ये बजट? देखिए, चुनाव नजदीक है तो चुनाव में सभी को खुश करने की कोशिश की गई है। जहां पे महिलाओं का मुद्दा बोला जाए, महिलाओं के लिए वित्त मंत्री ने 3 योजनाएं लेके आई हैं जो कि आंगनबाड़ी से भी जुड़ा हुआ है और मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य सक्षम से जुड़ा हुआ है। जी मीनू जी आपसे समझना चाहेंगे, जो आंगनबाड़ी को सक्षम आंगनबाड़ी में बदला किया है, इसको अपग्रेड किया गया है, इसका क्या मतलब है? क्या ये आप समझ पा रही हैं? क्या हमारे दर्शकों को समझा पाएंगी? देखिए, अपडेट किया जाएगा कहा है, अभी अपडेट किया नहीं गया है। जो बजट किया गया है उसमें ये कहा गया है कि आंगनबाड़ी को अपडेट किया जाएगा। जी मीनू जी आप बोलिए। आपको बताया गया कि अभी सारी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, बट हम उम्मीद करेंगे कि डिटेल्स आने पर हम और विस्तार में इसके बारे में बात करें। बट जो एक इंटेंशन है इस बजट का कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, तो हमें सिर्फ सिटीज़ में ना देख के बैकवर्ड एरियाज़ में भी देखने की एक जो लक्ष्य है वो वित्त मंत्री ने इसके थ्रू बताई है कि आंगनवाड़ी में भी जो महिलाएं हैं उनको हम ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे जिससे कि वो आगे बढ़े एंड वो अपने आंगनवाड़ी से भी उनका बेनिफिट हो पाए। प्रियंका राणा जी, सरकार ने कहा, वित्त मंत्री ने कहा, सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए 3 योजनाएं जिनका जिक्र भी वित्त मंत्री ने किया, उन्होंने कहा कि बाल विकास मंत्रालय भी इस योजना से जुड़े हुए। जो 3 ये योजनाएं लाई गई, महिला और बाल विकास से जुड़ी हुई ये योजनाएं हैं, क्या वाकई इनका डायरेक्ट फायदा मिलेगा और कितना फायदा मिलेगा महिलाओं को?
देखिए, एजुकेशन पॉलिसी की पहले भी बात हुई थी, चेंजेस उसमें हो रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो इस टाइम अभिभावक जो हैं वो फी को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है। पहले भी फी रेगुलेटरी बिल आया था, उसका क्या हुआ? कोई जो प्राइवेट स्कूल है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। अगर कोई कंप्लेन करता है तो उसके पेरेंट्स को धमकी दी जाती है, उनके बच्चों को टीसी दे दी जाती है। आपने आसपास एनसीआर में बहुत सारे ऐसे आंदोलन देखे होंगे जो अभिभावक कर रहे थे, लेकिन उसके रिगार्डिंग अभी तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है, ना कोई आपने इंस्टेंट रिलीफ दी है उन पेरेंट्स को। और कोरोना के दौरान तो बहुत सारे लोग जो बेरोजगार हो गए हैं। अभी ग्रामीण की बात हो रही थी, तो ग्रामीण जो विधि देनी चाहिए थी वो कुछ नहीं, उस पर कोई बात नहीं हुई है। मनरेगा जो मजदूरों के लिए एक बहुत अच्छा रोजगार का विषय हो सकता था, उसके में रोजगार मिल सकता था और मिल भी रहा है, वो सिटी तक पहुंचाना चाहिए था, लेकिन उसको भी आगे एक्सपेंड नहीं किया जा रहा है। तो रोजगार ही नहीं मिलेगा, देखिए डिमांड और सप्लाई ही नहीं होगी। तो आप ये देखिए, जो आपने सस्ता भी किया है, आपने कहा कि हमने चमड़े का सामान सस्ता कर दिया, हमने कपड़े सस्ते कर दिए। अरे जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, नौकरी रोजगार नहीं होगा, तो वो खर्चा कहां से करेंगे? लोगों के पास खाने तक के लिए नहीं है। एग्रीकल्चर में आपने कोई रिबेट नहीं दिया, वहां पर आपने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं सोचा। तो जो घर का सामान है, जो किचन का सामान है, वो कैसे सस्ता होगा और वो किस तरह से जो गृहिणी है वो काम चलाएंगी? और टैक्स में कोई रिबेट, जो टैक्स पेयर है सबसे ज्यादा तो उनके साथ धोखा हुआ है। ये जो टैक्स पेयर्स है, इन्हीं के पैसे से पूरा देश आप देख सकते हैं कि उनके कंधों पर रखा है, लेकिन उनको ही, मिडिल क्लास को हमेशा से नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो एक ठगे से रह जाते हैं, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा, छल महसूस करते हैं। तो सरकार को कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था कि आज ये कोरोना महामारी में सबसे बड़ी बात यही है कि मिडिल क्लास को जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें इस बजट के बाद पूरी होती नजर नहीं आई। रागिनी हमारे साथ बनी हुई है लखनऊ से। रागिनी, सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें यहाँ पर हैं और सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, तो किसानों का माना जा रहा था। किसानों को लेकर कहा जाए तो बहुत सारी बातें आज हमने देखी हैं बजट में, चाहे उन्हें डिजिटल सर्विस देने की बात हो, रिकॉर्ड खरीदारी की बात हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी जोर दिया गया है। इस सब के बाद कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में और खासकर किसानों को साधने की जो कोशिश रही है यहाँ पर बजट में, वो कितनी पूरी होती नजर आ रही है? हालांकि नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से बजट और तमाम घोषणाएं हैं। देखिए 10 बड़े ऐलान किए गए हैं जो किसान के हित में है, और ये जो बजट पेश किया है ये मिडिल क्लास और किसानों के ही तरफ जाता हुआ दिख रहा है, जहां पर ये घोषणाएं की गई है कि किसानों की रबी और खरीफ फसल के संरक्षण में 2.37 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है, किसानों में निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आने वाले दिनों में केमिकल फ्री नेचुरल फ्रेमिंग भी की जाएगी, लेकिन ज्यादा रिबेट किसानों को नहीं दिया गया है। एमएसपी के जरिए 2.7 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर करने की बात भी रागनी कही गई है। बिल्कुल रागनी, कई घोषणाएं हैं जो किसानों के लिए की गई हैं इस बजट में, लेकिन क्या वाकई किसान इस जो घोषणाएं की गई हैं इनसे संतुष्ट हैं? ये भी बड़ा सवाल है। अनु जी, शिक्षा को लेकर, क्योंकि पिछला 2 साल हमने देखा कोविड का जो वक्त रहा, बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा असर हुआ है। जिस तरह से कहा गया है कि जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें पढ़ाई होगी, एजुकेशनल चैनल 12 से बढ़ाकर 200 किए जाएंगे। क्या लग रहा है कि वाकई पेंडेमिक के दौर में ये चीजें छात्रों को फायदा पहुंचाएंगी और डायरेक्ट इसका बेनिफिट मिलेगा उनको? बिल्कुल, देखिए चैनल्स अगर रीजनल लैंग्वेज में आ जाते हैं और एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में सपोर्ट करते हैं, सो व्हाई नॉट। अब स्कूल्स भी बहुत अच्छे से एजुकेशन दे पाएंगे, फीसेस ले पाएंगे, टीचर्स अपनी जॉब को बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि इस चक्कर के चलते जब ड्रॉप आउट्स होते हैं किसी स्कूल में, बच्चे आने बंद हो जाते हैं, बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, तो वही टीचर की सैलरी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और एक्चुअली इस कोरोना की महामारी में सबसे ज़्यादा नुकसान एजुकेशन सिस्टम को, टीचर्स को, स्कूल्स को बहुत बुरी तरीके से पहुंचा है, क्योंकि हम वो स्कूल्स की बात कर रहे हैं जो छोटे कस्बों में, छोटे छोटे शहरों में, गांव में हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स वही हैं। प्राइवेट स्कूल्स या ज़्यादा फीसेस वाले स्कूल्स हमारे इंडिया में बहुत कम हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर नॉट सो वेल टू डू, वो लोग मिडिल क्लास हैं। तो अगर एजुकेशन सिस्टम को सही करना है तो ऐसे बजट्स लाने पड़ेंगे, और मैं इस बजट का वेलकम करती हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ कि इन्होंने ऐसे डिसीजन को रखा बजट के अंदर
जिससे कि बच्चा ठीक से पढ़ पाए, क्योंकि लूप होल्स ये हैं कि बच्चों के घरों में वाईफाई नहीं है। अगर बच्चे तीन हैं, उसमें बहुत सारे फायदे और कीमतों में कमतरता लाएंगे। उसके साथ आवास योजना में बहुत बड़ा बेनिफिट, 48,000 करोड़ रुपीस की आवास योजना के साथ में डिजिटल यूनिवर्सिटी जो ला रहे हैं, तो मुझे लगता है पहली बार डिजिटल को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। ट्रांजैक्शन डिजिटली जो होंगे तो उससे करप्शन बहुत ज्यादा कम होगा। जल के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपीस का इम्प्लीमेशन या बजट में किया गया है। बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं, पर बजट जो हिसाब से कोविड के बाद चाहिए था उसी तरीके का बजट ये है। इसमें जो बात कही जा रही है, गति शक्ति की बात कही जा रही है, या और भी जो कनेक्टिविटी की, या इन जो कोविड के बाद जिस तरह से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, हालांकि विपक्ष के लोगों से जब हम बात करें तो उनका कहना है कि ये तमाम स्लोगन्स हैं, काम कुछ नहीं हो पाता है। मुझे लगता है नेशनल हाईवे के द्वारा भी जो कनेक्टिविटी के अंतर में 25,000 किलोमीटर का जो निर्माण होगा और 3 वर्षों में जो 400 ट्रेन्स वंदे भारत के माध्यम से जो पूरे देश भर में शुरू होंगी, तो मुझे लगता है कनेक्टिविटी यहाँ पर जहाँ पर भी कनेक्टिविटी नहीं है, या ट्राइबल एरिया, पिछड़े एरिया से जो कनेक्टिविटी टूटी है, ऐसे राज्यों से, ऐसी जगहों से ये 400 जो नए ट्रेन वंदे भारत के माध्यम से होंगे, तो मुझे लगता है देश की जो टूटी व्यवस्था जो थी अभी तक, शायद उसे जोड़ने का काम, बहुत बड़ा काम ये बजट के माध्यम से होगा। थैंक यू। चलिए, तो सांसद नवनीत राणा, जिन्हें उम्मीद है कि इस बजट से बहुत सारे लोगों की आकांक्षाएं पूरी होंगी, जो विकास की गति है वो तेज होगी। चारुल। अनु जी, आप जवाब दे रही थी और उसमें ही मैं चाहूंगी एक छोटा सा सवाल मेरा भी आपसे है, क्योंकि आप एजुकेशन पे बात कर रही हैं। तो भारत ग्रामीण प्रधान देश है, गांव के इलाके में हमने देखा कि कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस तो शुरू कर दी गई। आप जिक्र भी कर रही थी कि वाईफाई की प्रॉब्लम है। इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि जो माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले। सीबीएसई स्कूल में एडमिशन तो दिला दिया है, लेकिन अब ऑनलाइन क्लासेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब आप क्लास में होते थे तो बच्चा जाकर टीचर से पूछ लेता था, लेकिन यहाँ पर एक शाइनेस है, हिचकिचाहट होती है बच्चे को कि सबके सामने कैसे पूछे। तो ऑनलाइन में हमने जिस तरह से आज देखा कि बजट में बहुत ज्यादा फोकस किया गया ऑनलाइन पर, डिजिटल तौर पर, ऐसे में ये हिचकिचाहट हो, या फिर अगर हम पढ़ाई की बात करें, कैसे ये लूप होल्स जो हैं, क्योंकि आप लूप होल्स का भी लगातार जिक्र कर रही हैं, इन लूप होल्स को कैसे भरेगी सरकार? देखिए, जैसे कि बजट में भी पेश किया गया कि एक डिजिटल यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा, जहां से ये सब चीजें रेगुलेट होंगी कि डिजिटली बच्चा कैसे अपने आप को अपग्रेड कर पाए और स्कूल स्टूडेंट तक अपनी स्टडीज को ऑनलाइन तरीके से अच्छे से कैसे बच्चे को दे पाए। तो जैसे लास्ट ईयर भी बजट में ये आया था कि नए 100 सैनिक स्कूल्स का निर्माण होगा, लेह में एक यूनिवर्सिटी का ऐलान किया गया, उसी तरीके से ऑनलाइन डिजिटल यूनिवर्सिटी का एक ऐलान लास्ट ईयर ही हो जाना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही हम ट्रैक पर आए, पर आए जरूर। और इस ऑनलाइन, देखिए, बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पे वाईफाई की सुविधा है, और बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पे वाईफाई या कोई भी डेटा, मोबाइल कनेक्टिविटी कुछ नहीं है। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं ग्रामीण इलाकों के जिनके पास आज भी कीपैड वाला फोन ही है, और अगर वो एक बच्चे के लिए महंगा फोन लेते हैं तो दूसरा बच्चा नहीं पढ़ पाता। तो प्रॉब्लम डिजिटली ये बहुत चीजें फेस कर रही हैं पेरेंट्स ने, स्कूल्स ने भी बहुत कुछ सफ़र किया है। लेकिन इस जो बजट में अब ये चीज़ का ऐलान किया गया है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा, हो सकता है इससे हमारा एजुकेशन सिस्टम को अब बेटरमेंट मिले और स्कूल सिस्टम ट्रैक पर आए, और स्कूल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे पब्लिशिंग हाउसेस हो, जितनी भी बुक्स पब्लिश होती थी स्कूल्स के लिए, वो सब ठप पड़े हुए हैं। जितना भी स्टेशनरी सामान है लोगों का, वो बिकना बंद हो गया है। यूनिफॉर्म्स वाले जितने भी वेंडर्स हैं, सब लोग अपना अपना काम बंद करके दूसरे बिजनेस की खोज में लग गए हैं। तो ये एक एजुकेशन सिस्टम से कई सारी लाइनें जो जुड़े हुए लोग हैं, जिनके रोजगार चलते हैं, वो भी प्रभावित हुए हैं। सुप्रिया सत्तम, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया जी, ये जो बजट आज निर्मला सीतारमण ने पेश किया, इस बजट को आप महिलाओं के लिए कैसा देखती हैं? देखिए, मुझे लग रहा है ये जो बजट है, ये किचन से लेके किसान तक सबके लिए बना है, और
ये एक रोड मैप है जो आप ये कह सकती हैं कि अगला 25 साल जो है बिल्कुल जो कहते हैं सारगर्भित होना, वो है ये बजट। तो इसमें सबका ध्यान रखा गया है और खास करके जो महिलाओं की बात अगर हम करें तो निश्चित तौर पर अगर हम स्टार्टअप की बात करें, अगर वो कुछ करना चाहती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बजट में, ये उम्मीदों का बजट है। और अगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें डाली गई है जो आने वाले कल में, अभी भले अभी इमीडिएट इसका इफेक्ट नहीं मिल रहा है, लोगों को लगेगा कि शायद महंगाई बढ़ रही है, लेकिन जो आगे अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो महिलाओं को, सिर्फ महिलाओं की नहीं, अगर हम डिफेंस सेक्टर की भी बात करते हैं कि डिफेंस जो सबसे बड़ी बात होती थी कि हम डिफेंस सेक्टर की बात कर रहे थे कि हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, और अब जो DGQA है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब हम खुद करेंगे, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। जी, हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान बने हुए, प्रियंका राणा हमारे साथ हैं, अनु बजाज हैं, मीनू अग्रवाल हैं, सुप्रिया सत्यम हमारे साथ हैं, साथ ही साथ लखनऊ से हमारी संवाददाता रागिनी और मुंबई से प्रेमलता भी हमारे साथ हैं। महिलाओं को क्या मिला इस बजट में? महिला वित्त मंत्री ने महिलाओं को कितना दिया, कितनी राहत और कितनी निराशा, इस पर चर्चा लगातार जारी है। और बजट के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। लोकसभा के पहले क्या स्थितियां थी, 2017 के पहले क्या स्थिति थी? 2017 के पहले हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, और दंगाइयों का मुंहतोड़ जवाब वही देगा जिसमें दम होगा ना। जब यहां के नौजवान उसका विरोध करते थे तो इन पे झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते थे, झूठे मुकदमे दर्ज हो जाते थे। बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी, किसान परेशान था, नौजवान को नौकरी नहीं थी, गरीबों को शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। भाइयों बहनों, 2017 में सरकार बनी तो हमारी सरकार ने पहला फैसला क्या किया? 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का कार्यक्रम किया था, और मेरठ जनपद में भी 1 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ था, 1 लाख किसानों का। भाइयों बहनों, गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का समय पे भुगतान करवाने की तैयारी और पूरी ताकत के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। तो किसानों की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का भी प्रावधान किया गया, और प्रदेश के अंदर 2,54,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था भी आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने बनाया। हम लोगों की जब सरकार आई थी, हमने पहला फैसला किसानों के ऋण माफी की किया था, दूसरा फैसला अवैध बूचड़खानों को बंद करने का भी किया था, और तीसरा फैसला बेटियों की सुरक्षा के लिए भी किया था। बेटी तो बेटी होती है, सबकी होती है। ये लोग जो बेटियों की सुरक्षा पर खतरा होकर के मंडराते थे, हमने भी खुली छूट दी थी इन खतरों से कायदे से निपट करके इनके गलों में तख्ती लगा करके थाने थाने में जान की भीख मांगते रहे। आपने 5 साल में कोई दंगा देखा? पहले तो हर तीसरे दिन दंगा होता था। क्या दंगा कराने वालों को वोट देंगे? बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए लोगों को वोट देंगे? कोई स्वाभिमानी समाज अपनी बेटी और अपनी बहनों की सुरक्षा पर खतरा बने हुए तत्वों को कभी समर्थन नहीं कर सकता है। और जब संकट था तभी 2 लड़कों की जोड़ी गायब थी। एक लखनऊ से जाटों को पिटवा रहा था, झूठे मुकदमों में उन्हें जेल के अंदर ठूस रहा था। गौरव और सचिन जैसे 9 युवक मारे जा रहे थे, तो व्यक्ति उन दंगाइयों को अपने मुख्यमंत्री आवास पे बुला करके सम्मानित करता था,
आज शर्म नहीं आती इन लोगों को आपके पास आकर के फिर से गुहार करने की। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे ही कहने के लिए आया हूं, जितने दंगाई थे चुन चुन करके इन लोगों को भी सबक सिखाने का कार्य हुआ है। 5 साल के अंदर हमने कहा अगर हमारे निर्दोष लोगों को तुमने प्रताड़ित किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, देखिए महत्वपूर्ण ये नहीं कौन विधायक बने, कौन सांसद बने, महत्वपूर्ण ये कि समाज की सुरक्षा होनी चाहिए, बेटियों की सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए, सुरक्षा सबसे प्राथमिक शर्त होनी चाहिए। और ये सुरक्षा केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे सकती है। केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे सकती है। सुरक्षा के लिए तो ये सपा की टोपी ही खतरा है। इनकी जो लाल टोपी है ना, इसको रेड अलर्ट प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही नहीं कहा, एक खतरा है सुरक्षा के लिए, खतरा है। इस लाल टोपी का मतलब दंगा, इस लाल टोपी का मतलब हिस्ट्री सीटर, इस लाल टोपी का मतलब राह चलते हुए नागरिकों के साथ राहजनी, इस लाल टोपी का मतलब किसानों के खेत से ट्यूबवेल और वहां के पंपिंग सेट का चोरी हो जाना, यही तो है। और इसीलिए आज गुहार लगा रहे हैं, लाल पोटली लेकर के जा रहे हैं, हम संकल्प ले रहे हैं। अरे तुम्हें संकल्प तो तुम ले ही नहीं सकते, तुम तो सो रहे थे जब दंगों में यहां के लोग मारे जा रहे थे। आखिर सचिन और गौरव की गलती क्या थी भाइयों बहनों? उन्होंने यही तो कहा था कि भाई हमारी बहन के साथ क्यों तुम छेड़खानी करते हो, और किसी भी भाई को बोलना चाहिए। अगर उसने रक्षा सूत्र पहना है तो वह जरूर बोलेगा, और अगर वह व्यक्ति प्रतिकार करता तो सही प्रतिकार करता कि भाई देखो हमारी बहन के साथ राह चलती हुई बेटियों के साथ छेड़खानी मत करो। और भाइयों बहनों, ये लोग सुरक्षा के साथ यही सेंध लगाते थे, और इसीलिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, अकेले भारतीय जनता पार्टी है जिसने जो कहा सो करके दिखाया है। एक गांवों के विकास के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, मोदीनपुर की चीनी मिल के एक्सपेंशन की कार्रवाई हो, या मेरठ दिल्ली 12 लेन का एक्सप्रेसवे, पहले भी बन सकती थी, पिछली सरकार को फुर्सत नहीं थी, 4 घंटे लगते थे यहां से दिल्ली पहुंचने में, आज 40 मिनट में आप दिल्ली पहुंच जाते हैं। अभी तो हम रैपिड रेल दे रहे हैं, रैपिड रेल, किराया भी कम, मेरठ से बैठे और 40 मिनट में दिल्ली। भाइयों बहनों, 30,000 करोड़ पे खर्च कर रहे हैं मुझ पे, 30,000 करोड़। और यही नहीं, मेरठ से प्रयागराज के लिए आप गंगा मैया में, गंगा मैया तो मेरठ से ही जाती है, लेकिन गंगा और यमुना मैया की संगम स्थल है प्रयागराज, एक प्रमुख धाम है। इच्छा हुई सुबह 6 बजे निकले, 12 बजे, मात्र 6 घंटे में प्रयागराज पहुंच जाएंगे। प्रयागराज में संगम में स्नान किया, आज मौनी अमावस्या भी है, और स्नान का याद भी मैं आपको दिला दे रहा हूं। सुबह 6 बजे गए, 12 बजे संगम में स्नान, फिर वहां से 2 बजे चले, रात्रि को 8 बजे अपने घर में। भाइयों बहनों, यह है विकास। पहले पैसा कहां जाता था? पहले पैसा समाजवादी पार्टी के इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। इत्र वाले मित्र को देखा था ना, इत्र वाला मित्र गरीबों का पैसा, विकास का पैसा, इस पैसे को वहां नहीं लगने देता था, इकट्ठा करता था,
और आरसीसी की दीवार में कैद करता था। तो योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि किस तरह माफियाओं को निशाने पर लिया गया और समाजवादी टोपी, जो लाल टोपी है, उसका जिक्र एक बार उन्होंने फिर किया। हम वापस बजट की चर्चा पर लौटते हैं। अनु जी, इस बजट में आपको बच्चों के लिए, छात्रों के लिए तो दिखाई दे रहे हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम में सुधार किया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई वो सुधार, वो परिवर्तन इसमें, इस बजट में कहीं ना कहीं उसके संकेत हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक संसदीय पैनल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पता चला कि पिछले ये 2-2.5 सालों में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट जो बच्चियों ने स्कूल को छोड़ा है, बच्चियों ने पढ़ाई को छोड़ा है। तो अगर ये हम चीज़ें देखें तो ये सही नहीं है एजुकेशन सिस्टम के लिए। इसमें क्या है कि एक जो लिटरेसी रेट हमारा है वो लड़कों का है हमारा 84% और लड़कियों का है हमारा 70%। तो ये जो एक डिफरेंस है, इस डिफरेंस को ख़त्म करना है, इस डिफरेंस को कम करना है। क्यों बच्चियां बच्चों के अकॉर्डिंग, लड़कों के अकॉर्डिंग बराबरी में नहीं आके पढ़ पा रही हैं? तो क्यों ना ये डिजिटल यूनिवर्सिटी जो हमारी निर्माण हो रही है, इसी मिशन शक्ति ने इस चीज़ का भी आह्वान किया है कि जो ड्रॉप आउट्स बच्चियों के हो रहे हैं उनको रोका जाए, या वो पूरी कोशिश में है कि उनको रोके, और मिशन शक्ति इस पे बहुत अच्छे से काम भी कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और देखने को मिलती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, या इस योजना में जैसे कि न्यूज़ में आया 79% जो फंड्स मिले थे हमें सरकार से बजट के तौर पे, वो 79% उस फंड्स का हिस्सा सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऐड पे खर्च करा गया। तो कहने का मतलब ये है कि ऐड करके काम नहीं करना, काम करेंगे तो ऐड अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने अनु जी। मैं सुप्रिया जी आपके पास आना चाहूंगी। अभी जिस तरह अनु जी ने कहा कि देखिए, जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो 4 प्रमुख मुद्दे होते हैं महिलाओं के लिए: महंगाई, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा। और ऐसे में सबसे अहम चीज है कि सिर्फ तस्वीर दिखाकर जो तकदीर बदलने की कोशिश यहाँ पर की गई है, क्या लगता है कि ये उतनी कारगर साबित होगी? क्या सिर्फ विज्ञापन के जरिए ही लगता है कि बदलाव हो पाएगा? मुझे लगता है कि देखिए, हकीकत के धरातल पर भी काम हुआ। अगर आप कुछ वक्त पहले, अगर आप, मैं उत्तर प्रदेश की बात करना चाहूँगी, जिस तरह से महिलाओं के साथ अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है या सुरक्षा की बात हो रही है, तो मैं सुरक्षा की बात ये कहना चाहूँगी कि हाईवे से लड़कियाँ खींच ली जाती थीं, और जिस तरह से बलात्कार की घटनाएँ थीं, और रात में अगर कोई महिला बाहर निकल रही है तो बिल्कुल रात क्या दिन में कभी भी सुरक्षा वो माहौल नहीं आ पाता था। तो सरकार ने इसके ऊपर काम किया है। काफ़ी चीज़ें हैं। अगर आप महिला पुलिसिंग की बात करें, या तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं को एक अंदर से एक सिक्योर करती है। और महिलाओं की स्थिति जो आधी आबादी है उसके बिना परिकल्पना नहीं की जा सकती, ये बात बिल्कुल सच है। तो ये जो सरकार अभी जो बजट लेके आई है, चाहे आंगनबाड़ी हो या इस तरह की बहुत सारी योजनाएं, परियोजनाएं जो लेके आ रही है, निश्चित तौर पर आधी आबादी को एक नया आयाम और एक नए मुकाम पे पहुंचाएगी। जी, प्रियंका राणा, जो जिक्र किया गया इसमें कि मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, ये दरअसल क्या है? कि आप सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझा सकती हैं? ये क्या आप समझ पाई कि क्या होगा इसमें, प्रोसेस क्या होगा? पढ़ा नहीं है, आपके माध्यम से मुझे पता चला है। लेकिन अगर काउंसलिंग की बात चल रही है तो नो डाउट, देखिए, ना भी पढ़े तो भी अगर आप इस तरह का प्रावधान अगर दे रहे हैं तो भी अच्छी बात है। जो चीजें अच्छी है सरकार की उसको बहुत ही पॉजिटिवली ही लेना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग आजकल बहुत जरूरी होती है। कई बार मानसिक तनाव की वजह से हम लोग बहुत सारी चीजों पे पीछे रह जाते हैं, और काउंसलिंग के माध्यम से आप उसको रिकवर कर सकते हैं। अपने क्षेत्र पे जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है और इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर नई नई चीजें आ रही हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी भी आ रही है, हर तरह की चीजें। लेकिन प्रॉब्लम तभी आती है कि अभी जो अभिभावक हैं, जो माँ बाप हैं, वो बहुत जो चैलेंज फेस कर रहे हैं वो महंगाई का है। महंगाई ने इतनी कमर तोड़ रखी है एक आम नागरिक की, माँ बाप की, कि उनके पास जो, अगर आप ग्रामीण की बात कर रहे हैं तो ग्रामीण में आप जाकर के ये तो देखिए कि गांव में उनके पास स्मार्टफोन है कि नहीं। आप रीजनल लैंग्वेजेस में अगर आप उनको पढ़ाएंगे तो उनके पास वो माध्यम तो होना चाहिए जिसमें वो पढ़ेंगे।
तो वही नहीं होगा तो वो कैसे होगा। वाईफाई का जिक्र हुआ, वाईफाई नहीं होता है, कभी लाइट्स की बहुत प्रॉब्लम होती है, लाइट इतनी महंगी है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और सबसे पहला सबसे जरूरी चीज है कि आप जब तक आम जनता की जेब में पैसा नहीं डालेंगे तब तक उनका कोई भी समस्या का निस्तारण नहीं हो सकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, आपने कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हर फैक्टर पर ही ध्यान जाएगा। और मैं अनु जी आपके पास आना चाहूंगी, अभी जिस तरह जिक्र कर रही थी प्रियंका जी भी कि देखिए जब हम एजुकेशन की बात करेंगे और खासकर ग्रामीण इलाकों में हमें कनेक्टिविटी की जरूरत भी होगी, हालांकि ब्रॉडबैंड के लिए भी सरकार ने तमाम ऐलान किए हैं, यहाँ बिजली की भी जरूरत होगी और हर फैक्टर पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर मेरी सहयोगी अर्चना जी ने जो जिक्र किया था काउंसलिंग का, हमने देखा था कि कोरोना में जिस तरह से बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी गई, उसके बाद कई बच्चों में और एक अच्छा खासा परसेंटेज उन बच्चों का था जिन्हें मेंटल स्ट्रेस हुआ, तो ऐसे में उनकी काउंसलिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस मेंटल डिप्रेशन के भी इसमें सामने आए थे। देखिए इससे बड़ी बात मैं आपको एक बात बताऊंगी, बच्चों के मेंटल स्ट्रेस के साथ साथ पेरेंट्स इससे भी ज़्यादा स्ट्रेस में आए हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स, अभिभावक ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, उसको क्या पढ़ाना है, क्योंकि वो खुद नहीं पढ़े लिखे हैं। तो ऐसे में बच्चा डबल मार खाता है क्योंकि टीचर उस तरीके से ऑनलाइन सिस्टम में समझा नहीं पा रही है क्योंकि कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को कुछ पता नहीं है। तो हर बच्चा इस टाइम पर अपनी क्लास के अकॉर्डिंग तीसरे साल पीछे हो चुका है। अगर बच्चा 10वीं में है तो समझ लो वो 7वीं के लेवल पे खड़ा है, वो 7th के लेवल पे खड़ा है क्योंकि वो कुछ पढ़ ही नहीं पाया। प्रॉब्लम कनेक्टिविटी की भी है, ऑनलाइन सिस्टम की है। जो आज एजुकेशनल ये यूनिवर्सिटीज़ और ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़, डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ का निर्माण होने की घोषणाएं हो रही हैं, अगर ये घोषणाएं हमारी पिछले साल होती तो आज बच्चों में इतना फर्क देखने को नहीं मिलता। जी अच्छा, इसमें बच्चों की हम अगर कहें तो कोशिशों में कमी नहीं है, बेचारे अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि गूगल से पढ़ लें, अच्छा कर लें, लेकिन गूगल की नॉलेज कहाँ जाकर सिमट जाती है, कहाँ लिमिट हो जाती है, आप भी जानते हैं। देखिए मैं स्कूल बिजनेस देखती हूँ, अब स्कूल्स का बहुत ज़्यादा डीपली हम लोग को आइडिया है। इतनी कंप्लेंट्स आई हैं बच्चों की कि बच्चे ऑनलाइन स्टडीज़ को स्विच करके यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम में है या ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं। बिल्कुल, और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दौरान ये चीजें हुई हैं और कई इसीलिए शायद जो शिक्षा का स्तर या जो बच्चों का विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ और बहुत असर हो रहा है इसका। मीनू जी, टैक्स को लेकर बहुत उम्मीदें थी महिलाओं को, ATC और टैक्स स्लैब में कुछ रिबेट मिलेगी ऐसी उम्मीदें कर रही थी, लेकिन ये उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इस बजट में उम्मीदें बहुत थी लेकिन पूरी नहीं हुई हैं। बट अगर हम सिर्फ इस पे फोकस ना करके और भी जो बेनिफिट्स हैं, एक इंडिपेंडेंट वुमेन का जो आज के दौर में चल रहा है कि महिलाओं को कैसे इंडिपेंडेंट करा जाए, उनके लिए क्या क्या योजनाएं लाई जाएं, तो आप देखेंगे इस बजट में कुछ स्टार्टअप बेनिफिट्स भी दी गई हैं। और हमने जैसे देखा कि 3 योजनाएं जो वित्त मंत्री ने अभी बताई है महिलाओं के लिए, जिसमें आपका आंगनवाड़ी का है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में जो एक महिला को होती है कि अगर वो कहीं काम कर रही है और उन्हें अगर गैप लेना पड़ता है और वापस आने के लिए उन्हें बड़ा चैलेंज मिलता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के वित्त मंत्री ने कुछ योजनाओं के बारे में इस बजट में डिस्कस किया है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली महिलाओं को बेनिफिट करेगा। जी कि ATC और स्लैब रेट में चेंज नहीं आया है, बट आज के डेट में इंडिपेंडेंट वुमेन की जो ज़रूरत है हर फील्ड में, मैं अभी बस वो 26 जनवरी का मैंने परेड देखा था जिसमें अगर आप देखेंगे कि हर फील्ड में एक वुमेन जो है आगे बढ़ी है। तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए कुछ बेनिफिट नहीं है, बट हाँ बजट के थ्रू स्लैब रेट्स में नहीं है, एग्जेम्पशंस में नहीं है, बट और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाई गई हैं जिसके थ्रू महिलाओं के लिए बेनिफिट दी जाएंगी और लॉन्ग टर्म बेसिस में इसका बहुत फ़ायदा निकल के आएगा। मीनू जी, एक सवाल मेरा भी है। देखिए अगर हम टैक्स की बात कर ही रहे हैं तो इनकम टैक्स में तो फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई और लंबे वक्त से मिडिल क्लास ये चाह रहा था कि कम से कम इनकम टैक्स में किसी तरह की छूट मिल जाए। यहाँ डिजिटल की बात हो रही है तो RBI भी डिजिटल करेंसी जिस तरह से लॉन्च करने वाला है, उसके लिए मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कई मायनों में तो हम आज भी डिजिटल करेंसी यूज कर रहे हैं, तो जनता का इन्वॉल्वमेंट इस डिजिटल करेंसी में कैसा होगा, इसकी रूपरेखा क्या होगी? हालांकि अगर क्रिप्टो करेंसी को लेकर देखें तो बैन
करने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में उसको रेगुलेट करने की बात कर दी गई थी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2 साल से जो ये कोविड का दौर चल रहा है, इसमें शायद किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि हम करेंसी नोट्स यूज़ ना करके हम मोबाइल डिपेंडेंट इतने हो जाएंगे कि आप कहीं भी मार्केट में चाहे कुछ भी लेने जाइए, आपका बस एक मोबाइल अगर साथी है तो आपकी डिजिटल पेमेंट हो जाएगी, बहुत ही ईजिली यूज़ हो जाएगा डिजिटल पेमेंट एंड बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्रिप्टो करेंसी भी इसकी लहर चली, जिसमें लीगल इलीगल दोनों तरीके से ट्रेडिंग होती थी। तो कई प्रश्न ये होते थे कि क्या ये क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल माना जाएगा। अभी पीछे न्यूज़ के थ्रू हमें पता चलता था कि आरबीआई शायद इसको लीगल ना करे, बट आज के बजट में जो वित्त मंत्री ने इस पर टैक्स लगाया कि नहीं, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी पे और अगर आपको इनकम आती है तो उस पर 30% का टैक्स जो है आप पे लगेगा। तो इसको एक तरीके से लीगल करा गया है। एंड आरबीआई जो अभी डिजिटल करेंसी के बारे में जो 2023 से आएगा, उसमें जो चेंजेस लेके आएंगी, तो वो एक डेवलपमेंट ही होगा। आज के डेट में जो डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल बेनिफिट्स ली जा रही हैं, उसमें और बढ़ोतरी होगी एंड सबको ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। और ये माना जा सकता है जो लोग क्रिप्टो करेंसी में डीलिंग कर रहे थे, जो उसमें खरीदारी और बिक्री कर रहे थे, उनको लीगलाइज करने के साथ ही साथ अब उन पे नकेल भी कसी जा सकेगी टैक्स के जरिए। साथ ही 1% TDS भी सरकार ने इस पर लगाया है। प्रियंका राणा जी, जितनी बातों का जिक्र किया गया उसमें ये बजट क्या आपको डिजिटल बजट लग रहा है? क्योंकि बहुत सारी घोषणाएं इस बजट में प्रमुखता से डिजिटल से ही जुड़ी हुई हैं। देखिए, अभी अगर आपने देखा हो, पिछले 2 सालों से हम लोग सब कुछ जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और ज्यादातर हम लोग डिजिटल यूज कर रहे हैं, चाहे वो करेंसी हो, चाहे आपका पेमेंट हो, सब कुछ हम लोग डिजिटल ही हो रहा है। और ये जो वर्क फ्रॉम होम जो सिस्टम है, ये अभी रुकने वाला नहीं है, ये आगे भी चलेगा। और ये एक अच्छी पहल है सरकार की, जो आपने क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल इंडिया बनाने की एक मुहिम चलाई है। ये बहुत अच्छा है। और इवन जो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी करते हैं या पेमेंट होता है, तो उसमें भी बहुत इजी हो जाता है। एक तरह से ट्रेड में भी ये बहुत फायदा करने वाला है। लेकिन फिर मैं ये कहूंगी कि आम जनता को अगर आप देखते हैं, अगर आप आम जनता की बात करते हैं, कोरोना महामारी में एक हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत बड़ा था जिसपे जीएसटी लगाया जाता था, उसको रिड्यूस करने की बात की जा रही थी कि उसमें कम से कम आप जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें कम कर दीजिए, क्योंकि आम जनता जो है कहीं ना कहीं किसी ने अपना परिवार में कोई ना कोई खोया है या बीमार हुआ है, वो एक एक्स्ट्रा बर्डन जो उनके ऊपर लगा हुआ था, कम से कम जीएसटी उसमें कम करते, लेकिन उसने सरकार ने उसमें भी नजरअंदाज किया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो। सुप्रिया सत्यम, 2 लाख आंगनबाड़ियों का अपग्रेडेशन अगर होगा तो इसका फायदा सीधे सीधे महिलाओं को और ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए ये सरकार जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, नारी सशक्तिकरण की बात करें, तो उसके लिए कटिबद्ध है। और जिस तरह से इन्होंने 3 योजनाओं का जैसे आंगनबाड़ी के लिए और तमाम मिशन वात्सल्य हैं या फिर सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण जैसी व्यापक जो योजनाएं हैं, इसको धरातल पे उतारने की पूरी तरह से इस बार कोशिश की जाएगी। क्योंकि देखिए, आधी आबादी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और उनके सशक्तिकरण के लिए ये सरकार कटिबद्ध है और उसको ध्यान में रखते हुए ये तमाम जो ये बजट है उसको बनाया गया है। और निश्चित तौर पर अभी ये जो ब्लूप्रिंट है वो कुछ वर्षों में ही ये दिखने लगेगा और वो गांव-गांव तक दिखेगा। हर बीपीएल जो है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो महिलाएं हैं, सबसे बड़ी बात है जो स्टार्टअप शुरू किया है। अब गांव में बैठी महिलाएं, अगर मान लीजिए एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई महिला घर में अचार बना रही है तो उसको पहले ये नहीं समझ में आता था कि मैं कहाँ उसको बेचूं, लेकिन जो अभी जो ये सरकार ने अभी उनको एक प्रावधान दे रही है, एक प्लेटफॉर्म देगी कि अगर आप घर में कुछ भी कर रहे हैं तो आप उसको बाजार में डायरेक्ट ला सकते हैं, बीच में बिचौलिया नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हर प्रदेश में कहीं ना कहीं, जैसे हुनर हाट और ये सब तमाम तरह की चीजें, तो सरकार इस बार उसको और ज्यादा कहीं ना कहीं शार्पनेस लाने की कोशिश कर रही है। जी, आप लगातार जिक्र कर रही हैं कि महिलाओं को यानी आधी आबादी को मजबूत करने का काम इस सरकार ने इस बजट के जरिए किया है। मैं आपसे जानना चाहूंगी वो कौन की पॉइंट्स आपको लगते हैं कि जिसके बाद जो महिला सशक्तिकरण की बात कही गई है इस बजट के बाद, मिशन शक्ति की जो बात कही जा रही है, वो उन पर अमल भी होगा और इस बजट के बाद उनका असर भी नजर
नजर आएगा? देखिए, मिशन वात्सल्य है, जहाँ पे आपको पहले क्या होता था कि महिलाएं जैसे जो प्रेगनेंसी में थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो एक्चुअली हो नहीं पाती थी। जैसे अगर मैं बात करूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करती हूँ मैं, जब वो प्रेगनेंसी में होती थी तो आंगनबाड़ी की कई सारी योजनाएं थी जहाँ पे उन तक वो चाह के भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं पहुँच पाती थी, कुपोषण के बच्चे शिकार होते थे। तो इस वाले जो अभी जितने प्रावधान हैं इस वाले इसमें, तो उसमें ये कह सकते हैं कि कई सारी चीज़ों में चेंजेस की गई हैं, जो डायरेक्ट जो महिलाएं हैं, जो खास करके जो पहले जो महिलाओं तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती थी, वो डायरेक्ट उन तक पहुंच पाएंगी। सबसे पहले खास करके मैं गर्भवती महिलाओं की बात करूंगी, जो आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता होती थी, उनसे कई लोगों से मैंने बात भी की है। मैं यूपी के कुछ सुदूर गांव की बात करना चाहूँगी, तो 100% उनमें एक ये था कि कुछ अंश तक तो उनको मिल पाता था, लेकिन वो पूर्णतः उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं थी। लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये जो अभी जो ये मिशन शुरू किया गया है, इसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होंगी। जी, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर संजीव भाटी, जो स्टार इमेजिंग हेल्थ के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर भाटी, कोरोना इस पेंडेमिक के दौरान स्वास्थ्य को लेकर लोगों में बड़ी चिंता थी, स्वास्थ्य सुविधाएं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर बड़े सवाल हुए, लेकिन इस बजट में कोई घोषणा नहीं की गई, कोई ऐसी बात नहीं कही गई जिससे लगे कि जो व्यवस्था है वो इनहैंस होगी, एडवांस होगी या रिन्यू होगी। एक डॉक्टर के नाते आप इस बजट में हेल्थ के सेक्टर में क्या पाते हैं? देखिए, हालांकि अगर हम बात करें, अगर हम पिछले वर्ष से तुलना करें, तो पिछली बार जिस तरह से हेल्थ केयर बजट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हेल्थ को लेकर कही गई थी और इनके ऊपर बात की गई थी, जिसमें सबसे बड़ा हमारा पैंडेमिक को लेकर जो वैक्सीनेशन वाला प्रोग्राम था। देखिए, इसमें एक चीज़ समझने वाली बात ज़रूरी है कि जो हमारे पहले से हेल्थ के जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। वैक्सीनेशन का ऑलरेडी हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए बजट असाइंड हुआ है और उसमें आपका प्रिकॉशन डोज और किड वैक्सीनेशन का भी ऑलरेडी बजट एड ऑन हुआ है और अप्रूव हुआ है। फिलहाल बात करें आज के बजट की, तो उसमें और विशेष तौर पर चीज़ें अनाउंस नहीं हुई है, पर एक जो उसमें सबसे बड़ी बात जो कही गई है, जो पहले कभी भी किसी बजट में हमने नहीं देखी और पहले उस इश्यू को कभी उतना ज़्यादा एड्रेस भी नहीं किया, जो कि आपका मेंटल हेल्थ को लेकर उसमें काफ़ी चीज़ें बताई गई है, जिसके अंदर की 24/7 मेंटल हेल्थ के हमारे जो काउंसलर्स होंगे वो उसमें अवेलेबल होंगे। दूसरा एक चीज़ समझने वाली बात है कि हमने प्री पैंडमिक भी देखा था कि ठीक है मेंटल हेल्थ बढ़ रहा है, बट पैंडमिक के दौरान और पोस्ट कोविड हमने देखा है कि इसकी ग्रोथ बहुत अधिक हुई है। खाली इसका कोई एक वर्ग शिकार नहीं, हमारा हर एक एज ग्रुप इसका शिकार है। तो निश्चित तौर पर वो भी एक बहुत रिक्वायरमेंट थी हमारी। जितने और बाकी हेड्स चल रहे हैं बजट में, उसमें मेंटल हेल्थ भी एड ऑन हो गया है। बिल्कुल। दूसरी बात, जिस तरह से मैं अभी चर्चा में सुन रहा था, आपका जो आंगनवाड़ी, जी डॉक्टर भाटी आपके पास लौटेंगे।